और उस समय 1857 में जब इस देश में कहा जाए कि सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हूं और हमारे साथ डॉक्टर चतुरानंद ओझा जी यहाँ उपस्थित हैं और आज के परिवेश पर हम लोग बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के सामान्य शिक्षा अभियान के सह संयोजक हैं और तमाम जनता की लड़ाई ये लड़ते रहे हैं। आज जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, जो चीजें आज हैं, संसद सत्र भी चल रहा है वर्तमान का, हम लोग इस पे बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या अच्छाई क्या चीजें हैं जो समाज में जा रही हैं, समाज के लिए क्या हो रहा है, चाहे केंद्र सरकार से हो चाहे प्रदेश सरकार से हो, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो आज वर्तमान शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो राम राज की परिकल्पना की गई थी, वास्तव में मोदी जी बीजेपी सरकार राम राज की जो बात कहती थी, आज धरातल पर उतार ही दी। और कितने बेहतर तरीके से वर्तमान जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, ये चल रहा है और कितने अमन चैन से सारी चीजें हो रही हैं, तो उस पर आप अपना प्रकाश डालें। देखिए, संसद चल रही है और संसद में सारे इन्होंने मुद्दे अपने तय कर रखे हैं। ऐसे गैर जरूरी मुद्दे, जिन मुद्दों पर बहसें खत्म हो चुकी थी और जिन मुद्दों पर बहस करने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार इनके पास नहीं है। अच्छा। जो लोग आज़ादी की लड़ाई में शरीक नहीं रहे और जिन लोगों ने लगातार आज़ादी के पूरी भावना के खिलाफ काम किया हो, आज वो सत्ता में हैं और वो उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं और जो लोग उसके लिए कुर्बानियां दिए हैं उन पर उंगली उठा रहे हैं। ये सब हो रहा है संसद में और वो दरअसल संसद उसका मंच नहीं है। जो हो रहा है संसद में उसका मंच नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो वंदे मातरम जो गीत है, इस गीत पर बहुत चर्चा हुई है, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद। अच्छा। इस गीत के लिखने वाले पर बहुत चर्चा हुई है। ये उपन्यास का एक हिस्सा है, बंगाली उपन्यास का। उस उपन्यास का जो बंकिम चंद्र ने लिखा था, बंकिम चंद्र अंग्रेजों के मुलाजिम थे। वो इलाहाबाद, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो पहले स्नातक हुए उसमें से 3-4 लोग जो हुए उसमें वो एक थे। अच्छा। और 1857 में जब देश में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई और जिसके बारे में ये लोग चर्चा करते हैं कि भी उस पर किताब लिखी थी सावरकर ने। और सावरकर की प्रतिष्ठा में सिर्फ एक ही चीज आती है कि उस पर उन्होंने किताब लिखी थी, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। बहुत सही तरीके से नहीं उठाया था, लेकिन एक बात उठी थी कि वो एक विद्रोह था और वो एक लड़ाई थी और उस लड़ाई को का सम्मान किया जाना था। ये बात तो उनकी किताब से स्थापित है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1857 में वो जो पहला संग्राम हुआ भारत का, जो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन वहीं शुरू होता है और वहीं से लाल किले पर अंग्रेजों का पूरी तरह कब्जा हो गया, कत्लेआम हुआ। लखनऊ से लेकर और दुनिया भर में, हमारे यहाँ तो देवरिया में, पैना गांव में उसी समय लोगों ने जहाजें लूट की अंग्रेजों की। उस समय बंकिम बाबू जो थे, आपके देवरिया जिले में, आपका कहना है कि देवरिया जिले में पैना एक जगह था, 1857 वाली लड़ाई में हमारा देवरिया जिला शामिल था। और उस समय जो वंदे मातरम गीत लिखने वाले राइटर महोदय थे, वो अंग्रेजों की मुलाजिमी शुरू कर दिया। उन्होंने उस समय उनके कहा जाए कि मजिस्ट्रेट हुए। अच्छा। हाँ, 1858 से और अंग्रेजों के मजिस्ट्रेट हुए। हाँ, मजिस्ट्रेट हुए। अच्छा। और 90 के बाद तक रहे। अच्छा। समय तक। तो उन्होंने उपन्यास लिखा था, कि भाई अंग्रेज, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के साथ थे, तो अब सीधे अंग्रेजों के खिलाफ लिख नहीं सकते थे, तो मुसलमानों के खिलाफ भी लिखा, अंग्रेजों के खिलाफ भी लिखा। कहा कि दोनों से मुक्त कराना चाहिए इसको। अच्छा। फिर क्या लिखा कि अंग्रेजों ने जब दबाव बनाया तो फिर उन्होंने नया एडिशन दिया। अच्छा। उसमें उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखा हुआ था उसको काट करके और फिर उसको वहाँ मुसलमानों के पक्ष में के खिलाफ किया। तो देखिए, जो सत्ता के साथ होता है उसकी तमाम मजबूरियां। नहीं तो अगर वो उतना समझौता परस्त न होता तो उतनी दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ न होता। और उस समय 1857 में जब इस देश में कहा जाए कि सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वैमनस्य पैदा करने वाले एजेंडे के साथ थे बंकिम
अच्छा, उन्होंने उपन्यास लिखा। अच्छा, और उसी के हिस्से के रूप में उसको देखा जाना चाहिए, उनके ऊपर उनके ऊपर उपन्यास को। अच्छा, अच्छा, उनके उपन्यास के बारे में जानना चाहते हो तो आप कोई किताब पढ़ी कि राजकमल ने शायद प्रकाशित किया, नामोर जी के संपादन में छपी थी, कि वो जो आनंदमठ उपन्यास था, उस उपन्यास में कितनी बार बदलाव हुए और किन कारणों से हुए। अच्छा, अच्छा, उनके गीतों में हुआ, उनके उपन्यास में हुआ, और उसकी जो पूरी विकास प्रक्रिया है उस पर तो किताबें लिखी लोगों ने। अच्छा, तो 1857 से ही सांप्रदायिकता का जहर घोलना अंग्रेजों ने शुरू किया। हिंदू और मुस्लिम एक होकर लड़े थे और आजादी की जो मजबूत लड़ाई लड़ी गई थी, जिसकी धमक पूरी दुनिया में गई, वो लड़ाई लड़ी। तो हिंदू मुस्लिम का की लड़ाई तो बहुत पहले से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई 1857 के पहले नहीं पाई जाती है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिस हिंदू मुस्लिम साथ ही लड़ते थे, साथ होते थे, राजा लड़ा करते थे, राज के लिए लड़ाइयां हुआ करती थी। हाँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम धर्म के लिए उसके पहले नहीं लड़ाई। राणा प्रताप के सेना में भी मुसलमान थे। लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई का सेनापति भी मुसलमान था। शिवाजी, जो शिवाजी थे, उनके सेना में भी मुसलमान थे। और औरंगजेब से लेकर अकबर तक सबकी सेना में हिंदू थे, सेनापति हिंदू थे, और उनके आपसी रिश्ते नाते थे। तो ऐसा कहीं नहीं था। वो जब 1857 की लड़ाई लड़ी गई, उसमें हिंदू मुसलमानों ने साथ मिलकर जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सचेतन रूप से प्रयास। अच्छा, अच्छा। और सांप्रदायिकता का जन्म ही 1857 के बाद होता है। अच्छा। और उसी समय ये मजिस्ट्रेट थे बंकी बाबू, और इन्होंने आनंदमठ लिखा। और वो जो हिंदू मुस्लिम एजेंडा था, उस एजेंडे को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के उस टूल के रूप में ही उसको लिखा जाना माना जाना। अच्छा, अच्छा। उसमें एक गीत उन्होंने लिखा था, उस गीत का एक हिस्सा था जो प्यारा सा, वो संस्कृत में लिखा गया था, उन्होंने इस्तेमाल किया। कई चीजें होती हैं, कई फिल्में होती हैं जो इसमें खलनायक भी होता है और तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उसका कोई डायलॉग पसंद आ जाता है, किसी का पक्ष पसंद आ जाता है, तो आदमी को एक हिस्सा पसंद आता है, उसको अपना लेता है। ये अगर कोई भी अगर प्रेम गीत लिखा हो, तो वो किसी जात का लिखा हो, दुनिया में कहीं भी लिखा हो, उस पर दुनिया के किसी भी प्रेमी को उस गीत को दोहराने का अधिकार है। तो खैर वो एक हिस्से को उन्होंने उसको दोहराया और उस पर चर्चा हुई, और उस पर सारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने, चूंकि वो नारा चढ़ गया था उनकी जुबान पे, वो गीत लोगों की जुबान पे चढ़ गया था, इसलिए लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। अब उसको याद करने का मतलब, उसमें जो हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा है, जो अंग्रेज चला रहे थे भारत की एकता को तोड़ने के लिए, अच्छा, उसी एजेंडा को, जिसको अंग्रेजों के ही पहल पर, जिसको बंकी बाबू चला रहे थे, उसी अंग्रेजों के ही पहल पर आरएसएस भी उसको चला रही है। अच्छा, अच्छा। मुस्लिम लीग भी उसको चला रही है। तो अब ये उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जो काम आरएसएस वाले लोग, बीजेपी जो आरएसएस का एक फ्रंट है, ये लोग जो एजेंडा अंग्रेजों के समय में चला रहे थे, कारपोरेट के साथ रहना, मजबूत के साथ रहना, कमजोर का दमन करना, वो उसी एजेंडे को आज भी चला रहे हैं। आज भी उस समय हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, आज भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस समय जनता के आंदोलन को कमजोर कर रहे थे, आज भी जनता के आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। ये कहना है कि ये जो पूरी बहस है, और उस पर लोगों ने जवाब भी दिया है सदन में, तो सभी तरह के लोग, तमाम तरह के लोग गए हैं सदन, एक ऐसा मंच, तो और उस पर उनको मजबूरन बहस करनी पड़ रही है ऐसे मुद्दे पर जिस पर बहस हो चुकी है, और जिस पर बहस यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। देखिए, जिस पर कॉलेजेज में होनी चाहिए, जिस पर बुद्धिजीवियों के बीच में होनी चाहिए, उस पर बहस संसद में कराई जा रही है। जैसे संसद में कभी सम्मेलन कराया जाने लगे, संसद में सेमिनार उपन्यास पे कराया जाना लगे, कविता पे कराया जाना लगे, गीत पे यूनिवर्सिटी में क्या होगा? यूनिवर्सिटी में तो आपने सब पे रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी में तो आप कुछ होने ही नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में तो कोई व्याख्यान नहीं दे सकता है। अभी आपने देखा कि हमारे देश के जो राजनेता थे या बुद्धिजीवी थे, गए विदेश में, कहा लोगों ने कि हम चाहें तो इस देश में तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची है जहाँ स्वतंत्र व्याख्यान हो सके। जो लोग तेजस्वी बुद्धिजीवी हैं, अभी एक हिंदी की प्रख्यात विद्वान विदेश से आ रही थी, उनको रेलवे स्टेशन, उनको हवाई अड्डे से बाहर कर दिया गया। उनके पास वैलिड वीजा था, सब कुछ था, नहीं रहने दिया गया। तो जहाँ बहस जो कर रहा है, और बहस जहाँ होनी चाहिए, उस बहस को वहाँ नहीं होने दिया जा रहा है। और जहाँ बहस यहाँ के देश की स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर होनी चाहिए, सामाजिक स्थिति पर होनी चाहिए, राजनीतिक स्थिति पर होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए, शिक्षा को बेच देने के बाद एक जो संविधान विरोधी शिक्षा व्यवस्था लाई गई 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति करके, उसका परिणाम आया है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई है। उसका फॉलोअप करने के अलावा नहीं कर रहे हैं। ये शिक्षा को इन्होंने निजी क्षेत्र में दे दिया है, और आयुष्मान भारत के नाम से इन्होंने जो एक पूरी लुटेरों की, एक लूटने के लिए एक पूरा मॉडल बनाया है कि जनता का पैसा, टैक्स का पैसा कैसे प्राइवेट
औषधि वालों को और अस्पतालों को दे दिया जाए, जो इन तमाम सभी नेताओं के हैं। हमारे यहाँ का जो बांसगांव का सांसद है, इसका सिटी अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल बनाया हुआ है इसने गोरखपुर में, उसमें जाएंगे तो उसमें भुगतान हो जाएगा। दूसरे लोगों ने बनाया है, इनके बगुओं ने, सबको दे देंगे। तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि वो कैसे असफल है। इनके ये सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, यानी जो आप वहाँ निर्णय होना चाहिए, जिसपे बहस होनी चाहिए, उस पर किसी चीज पर वहाँ बहस नहीं होने दी जा रही है, और वहाँ भजन कीर्तन और साहित्यिक बहसें कराई जा रही हैं। पीछे कारण है ना, जैसे राम राज जब स्थापित हो चुका है, चारों तरफ सब लोग खुश हैं, सब लोग अमन चैन है, सब अपने अपने संतुष्ट हैं। अब जिसको जो करना हो मनमानी चारों तरफ घूम रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, तो फिर अब बाकी मुद्दे बचे क्या? तो अब तो सदन की एक औपचारिकता है, नहीं तो अब तो उस मुकाम पर भारत को बीजेपी ने पहुंचा दिया है कि जहां सदन की भी अब आवश्यकता नहीं है। आज करिए, खाइए, मस्त रहिए, रामराज स्थापित हो चुका है, फिर उसकी जरूरत क्या है? देखिए, मस्त रहने के लिए पेट भरा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जिनके खाते में पैसे आ रहे हैं, जिनके खाते में कमीशन आ रहा है, जिनके खाते में लूट का माल आ रहा है, जिनके इशारे पर पुलिस काम कर रही है, जिनके इशारे पर न्यायालय काम कर रहा है, उनके लिए तो है। सबके, देखिए कोई भी दिन सबके लिए बुरा कहाँ होता है। आपदा में अवसर तलाशने वालों के लिए तो आपदा अच्छी होती है। आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसी सूद-खूद की चांदी हो जाती है। वो कहता है कि सारा सोना अपना अपना घर गिरवी रख दीजिए, जमीन गिरवी रख दीजिए, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। और उसके बाद से वो 2 महीने बाद कहता है कि आपका खत कट गया। तो वो देखिए, मरघट पर जाते हैं तो मरघट में भी अगर कोई मर के जाता है तो लकड़ी बेचने वाला कहता है कि हमारा धंधा थोड़ा तेज हुआ। तो लोग मरते रहें तो अच्छा है, अपनी लकड़ी की चाल है साहब, ये लकड़ी की चाल वाले लोग हैं। इनकी स्थिति ये बनी हुई है कि संसद में जो बहसें हो रही हैं, उन बहसों से बाहर निकल के संसद में कोई सार्थक बहस हो नहीं सकती है। आज के दौर में ये साबित हो चुका है लंबे समय से। कृषि कानून पे कोई बहस नहीं हुई, कृषि कानून को वापस लेने पर भी कोई बहस नहीं हुई, जो नई चिकित्सा नीति आई उस पर कोई बहस नहीं हुई, नई शिक्षा नीति आई उस पर कोई बहस नहीं हुई, नए श्रम कानून आए उस पर कोई बहस नहीं हुई, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। कई लाख लाख लड़कियां गायब हो जा रही हैं मध्य प्रदेश से और तमाम जगहों से भाजपा के शासन में, वो गायब हो रही हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। वो इनके घरों में सेक्स रैकेट पकड़े जा रहे हैं। मतलब स्थिति इतनी खराब बनी हुई है कि संसद में वो नहीं हो सकती। वो बहस सड़क पे होनी चाहिए, और सड़क पर इन्होंने कर्फ्यू लगा रखा है अघोषित, और कोई बहस नहीं होने दे रहा है। तो जो यूनिवर्सिटी में बहस, हम लोग यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जो पढ़ाई की, तो एक दौर था कि सारी बहसें वहाँ हम लोग कर पाते थे। आज कोई बहस आप वहाँ नहीं कर सकते हैं। वहाँ सड़क पर अगर वहाँ गेट पर अगर कोई पर्चा बांट रहा हो तो उसको भी जेल भेजने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सारे जगहों पे चल रहा है इस समय। लड़कों को आतंकवादी बता देना, उनका नेतृत्व करने वालों को जेल में डाल देना, उन पर बिना किसी आरोप के उनको लंबे समय तक जेल में रखना, और सबका मनोबल तोड़ के रखना, और संसद में उस बहस को न होने देना, ये एक स्थिति बनी है। तो संसद में आजकल संभावना नहीं रह गई है कोई बहस की। वहाँ ये एजेंडा ये खुद ही तय करते हैं, समय खुद ही तय करते हैं, इनका सारे लोग इनके हैं। जनता के बीच में जो पंचायतें होती हैं, जनता के बीच में जो बहसें होती हैं, चट्टी चौराहों पर जो बहसें होती हैं, यूनिवर्सिटी में जो बहसें होती हैं, गोष्ठियों और सेमिनारों के माध्यम से जो बहसें होती हैं, वो बहसें होनी चाहिए। उसको हम कैसे संचालित कर पाएंगे, उसके लिए हमको कौन सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए हमको जेल जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो तो संभव है। इस पर रोक लगा रहे हैं, ये खतरनाक है। और संसद में हम आप तो नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी जगह पे बहस होनी चाहिए जहाँ सभी जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, जहाँ जनता, आम जनता रहती हो। वहाँ तो सब अरबपति खरबपति पहुंचे हुए हैं, उनके बीच में आप कितनी बात, क्या बात करेंगे? वहाँ तो कोई नहीं सुनने वाला है इस रूप में। तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन उनके एजेंडे पर ही बातें की जा रही हैं। हम अपने एजेंडे पर बात वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। आज तक किसी विपक्षी पार्टी ने या किसी ने भी, कोई भी कितना भी दबाव बना लिया हो, वहाँ अपने एजेंडे पर बहस नहीं करा पाई है। वो मणिपुर पे बहस नहीं करा पाई है। वो किसान आंदोलन पे जो 13 महीने तक चला, और जहाँ खाइयाँ खोदी गई और लोहे की कीलें गाड़ी गई और कांटे बिछाए गए, उस पर बहस नहीं हो पाई। तो आज स्थिति यह है कि बहस करने के लिए आजकल मंच पर सुविधा नहीं है। दुष्यंत कुमार ने कहा था एक दफा कि आजकल मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। तो आज उस संसद से, उस मुकाम से आप आगे आकर और यहाँ जो आप बहस कर रहे हैं, जो जनता के जरूरी पैसे से, मुकाम को भारत हासिल कर दिया, जो दुष्यंत जी ने कहा कि मंच पर व्यवस्था वो सुविधाएं नहीं है। सारे मंच, यूनिवर्सिटी का मंच खाली पड़ा है, कोई उस पर बोल नहीं सकता है। सारे जो जिसको मुख्य मीडिया कहते हैं आप,
उन मंचों पर जनता के दुख दर्द कहीं सुनाई नहीं देते हैं। आपके जो सांसद और विधायक चुन कर गए हैं, मुझे लगता है कि अगर वो जनता की बात उठाना शुरू कर दें तो उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। हमारे यहाँ का एक विधायक है, वो क्या कहते हैं, वो आपका सूफी मज़ार एक है, जो बहुत ही वीरान सी जगह पे, जहाँ मतलब कहा जाए कि जहाँ कबाड़ जैसी जगह थी, स्मशान घाट जैसी, वहाँ बना हुआ है, वहाँ मंदिर भी है और वो भी है। उस पर पता चला, उस पर वो सारी राजनीति कर रहा है हिंदू मुस्लिम की। तो आज की स्थिति यह है, आज की स्थिति यह है कि उस पर जो है वो जनता के मुद्दे उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आजकल तो इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, जिन्होंने इस पे कब्जा किया हुआ है, जो सत्तासीन लोग, उम्मीद ही नहीं की जा सकती आम जनता की। हाँ, ये विधानसभा में भी आम जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे, वहां भी नहीं उठाएंगे। शिक्षकों की स्थिति खराब है, सेल्फ प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों की लूट है, प्राइवेट स्कूलों में जो शासनादेश हैं उसका पालन कहीं नहीं होता है, और सरकारी स्कूलों को बंद करने की सुपारी लिया हुआ है पूरे स्टेट ने और इनके अधिकारियों ने और इनके विधायकों ने, जिंदाबाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं अपनी, और प्राइवेट अस्पताल में जनता का प्रचार कर रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन आता है एक पेज का। तो आज जो है उस संसद में, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि संसद में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हैं आप तो लगता नहीं है कि इस देश की जनता के जीवन में उसके बुनियादी जरूरतों को लेकर के कोई दिक्कत है। उनको लगता है कि वो सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं और अब वहाँ जो है साहित्य, संगीत, कला पर चर्चा होती रहेगी, और उसमें कुछ सुपर और कुछ सुपर लोग इकट्ठे होंगे। मतलब ये चर्चा का बहस नहीं है उस मंच पे। अगर आप सोचिए, आप अस्पताल में जाएं दवा कराने और वहाँ कोई जाकर आपको प्रवचन देने लगे, आप जाएं न्यायालय में न्याय मांगने और आपको जज वहाँ उपदेश देने लगे, आपको आप जा रहे हो इंजीनियर से कहें कि आप पुल बनवाओ और पुल बनाने की जगह पर वो उपदेश देने लगे। देखिए, उपदेश देने वाले अलग हैं, काम करना पड़ता है। अगर उपदेश दे करके आप गाय नहीं पाल सकते हैं, उसके लिए आपको हरा चारा का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और देश में श्रम करने वाले किसान और मजदूर वह काम कर रहे हैं जिससे देश चल रहा है, और किसानों मजदूरों का दमन करके जो अय्याशी कर रहे हैं वो आज सत्ता पे काबिज हैं, और उनके रहते वहाँ कोई बहस नहीं हो सकती है। वर्तमान में आपका कहना यह है कि जो सदन की गरिमा थी, तो गरिमा सदन की लोग बचने नहीं देना चाह रहे। सदन की गरिमा इन्होंने खत्म कर दी है। सदन में ऐसे लोग हैं और ऐसे मुद्दे हैं जो सदन का सबसे प्रतिनिधि बना हुआ है, वो कार्य सदन में हो नहीं पा रहा है। अरे साहब, जिसका प्रधानमंत्री कभी जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक के लिए तैयार न हो, और जिन पत्रकारों के सामने वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं तैयार हो, हाँ, जिनकी उपेक्षा करता आया हो, वो पत्रकार उसकी जय जयकार कर रहे हो, इस विडंबना का आप क्या कहेंगे? ऐसा कभी किसी गोदी मीडिया के पत्रकार ने, जो जिसको गोदी मीडिया, डॉगी मीडिया क्या कहते हैं, उसके पत्रकार को सुना है कि कभी प्रधानमंत्री का वो गया हो इंटरव्यू में और कभी शिकायत किया हो कि प्रधानमंत्री हमको भी एक बार इंटरव्यू देते? ऐसा तो नहीं कहा है उसने। तो वो ये जो बात है कि जो इतना भगोड़ा किस्म का आदमी, वो उसके नेतृत्व में चलने वाली जो संसद है, देश का प्रधानमंत्री है, उस देश में आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई बहस हो पाए? बहस होनी चाहिए, और बहस आज संसद के बाहर ही संभव है। संसद में कोई जरूरी मुद्दे पे बहस हो नहीं पा रही है, और मुझे नहीं लगता है कि तत्काल अभी तक कभी हो पाएगी। तो जैसा कि आपने कहा कि अभी ये शिक्षा के बारे में कि वर्तमान सरकार जो है शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सोच पा रही है। अभी आपने देखा कि गोरखपुर में जो है आपके जो मुख्यमंत्री हैं, जो शिक्षा संस्थान में ही जो है सारा व्यवस्था, उन्होंने अगर उनके नजर में नहीं होता तो फिर वहाँ क्या व्यवस्था करते, और वहाँ से उन्होंने लोगों के बीच डाला है, भेजा है। वो गोरखपुर में ध्वस्त करने और सड़कें बनाने ठेकेदारी के काम हो रहे हैं। आनविकी के क्षेत्र में अच्छा, और इसके क्षेत्र में कोई काम नहीं। सड़कें तोड़ी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। उन्होंने स्कूल में वो गए थे, उन्होंने वहाँ बोला कि हमारा जो है वो ट्रेड यूनियन है, वो ट्रेड यूनियनों ने देश का बड़ा नुकसान किया है और ये तोड़ने का काम किया है, और ट्रेड यूनियन नहीं। अब ट्रेड होते हैं, वो काम करते हैं, उनके अपने अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों की बात कौन करेगा?
आप ये बताइए, अगर अगर किसी भी क्षेत्र के ट्रेड के अधिकार न हो, फिर क्या कांवड़ियों के संघ होंगे, क्या हिंदू संघ होंगे? मजदूर संघ से दिक्कत है इनको, कांवड़िया संघ से, हिंदू संघ से, साधु संघ से इनसे दिक्कत नहीं है। जो लोग उत्पादन करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, जो समाज में निर्माण का काम कर रहे हैं, वो वास्तविक काम कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों से उनको दिक्कत है। उनको प्राइवेट वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कि जो बीजेपी का मदर संघ कहा जाता है आरएसएस, वो भी जो है देखिए भारतीय 1955 में भारतीय मजदूर संघ बना था, आरएसएस ने ही गठित करवाया, और आज भारतीय मजदूर संघ इस देश का सबसे बड़ा संगठन बना हुआ है, और वह ट्रेड यूनियन ही है। तो अगर ये इतना बुरा है, तो उनके माई बाप का जो संगठन है, उनका संगठन जो उनका माई बाप है आरएसएस, मातृ संगठन है, वो मजदूर संघ क्यों बनाता है? भारतीय मजदूर संघ उन्होंने सारे क्षेत्रों में संगठन बनाने की कोशिश की है, शिक्षकों के बीच में संगठन बनाने की कोशिश की है। देखिए, संगठन दो तरह के होते हैं, एक तो मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन होते हैं, जो मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, और एक पूंजीपतियों द्वारा प्रायोजित गुंडों के गिरोह होते हैं, जो मजदूर आंदोलन के लिए नहीं लड़ते हैं, मालिकों के फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन करते वो ट्रेड यूनियन के बैनर तले ही हैं। तो ट्रेड यूनियन के बैनर तले दलाली करने वाले संगठन भी हैं और लड़ाई लड़ने वाले संगठन भी हैं। दलाली करने वाला संगठन इनके पास है, लेकिन वह भी ट्रेड यूनियन है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो है इनके पास, वो कभी किसी लड़ाई में शरीक नहीं होता है इस रूप में, और जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो कहता है कि हम भी निजीकरण के खिलाफ हैं, हम भी सरकारीकरण के पक्ष में हैं, और हम भी मजदूरों को समान देते, सारी बात हमारी दोहराएगा, लेकिन लड़ाई उसकी नहीं लड़ेगा, लड़ाई को कमजोर करेगा। तो दलाली करने के लिए, देखिए, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो बात तो करते हैं, वो जनता की बात करते हैं, लेकिन मजदूरों की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन ट्रेड के हितों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ऐसे ट्रेड यूनियन है, और इनका ट्रेड यूनियन वैसा ही है। और अगर ट्रेड यूनियन न होती तो आज जहां तक दिखाई दे रही है मनुष्यता, जहां मजदूरों के हित दिखाई दे रहे हैं, किसानों के दिखाई दे रहे हैं, वो न दिखाई दे रहे हैं। ट्रेड यूनियन कमजोर हुई हैं, इसलिए इनके जैसे मजदूरों के लाइफ को आगे बढ़ाने में और बेहतर बनाने में ट्रेड यूनियनों का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके हिसाब से? देखिए, ट्रेड यूनियन जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, वो सिर्फ तभी लागू हो पाते हैं जबकि वो जनता जागरूक होकर के उसको लागू कराने के लिए सत्ता को मजबूर करती है। श्रम कानून तभी लागू होते हैं जब श्रमिक उस पर संगठित होते हैं, तो उसको मजबूर करते हैं और कि हमको पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। जब वो ट्रेड यूनियन ये जो है आज जैसे शिक्षकों का संगठन, शिक्षा का निजीकरण किया नहीं, लेकिन शासनादेश बनाया कि इतना वेतन और इतनी कटौती और इतना ईपीएफ मिलना चाहिए, लेकिन आज उन शिक्षकों का कोई पोर्टल नहीं है, उन शिक्षकों का कोई इंटरनेट पर लिस्ट नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कितने शिक्षक हैं, उनको क्या वेतन दिया जाता है, वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उन विद्यालयों में उन शिक्षकों से काम लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। वो सारे विद्यालय शिक्षक विहीन चलते हैं, फर्जी तरीके से वहाँ परीक्षाएं होती हैं, फर्जी तरीके से वहाँ वो लगाया जाता है सीसीटीवी कैमरा, जिसकी कभी जांच नहीं होती है, जिससे उससे पैसा ले लेकर सबको पास किया जाता है। शिक्षकों की कोई लिस्ट, इन शिक्षकों की स्थिति क्या है? तमाम शिक्षक आत्महत्या कर लिए, कहीं सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका कोई ट्रेड नहीं, ट्रेड यूनियन नहीं है, उनके संगठनों को दबाया गया, जिन लोगों ने भी उसकी कोशिश किया उसको आगे बढ़ाने का, उन सभी को कुचला गया। और सबसे पहले तो यही जो ये मुख्यमंत्री थे, ये भी उसमें सहयोग करते थे कि भाई शिक्षकों को अधिकार मिलने चाहिए, जब तक मुख्यमंत्री नहीं हुए थे। और मुख्यमंत्री हो जाने के बाद इन्होंने उस पर रोक लगा दी कि कोई आवाज नहीं उठाएगा, और शिक्षा माफिया खुद सबसे बड़े शिक्षा माफिया बन गए। और आज ये पहले निजी कॉलेजेज इनके पास थे, अब निजी विश्वविद्यालय भी इनके पास है, और जितने निजी कॉलेज के लोग थे सब इनके चेले हैं, सब इनके गुंडा लड़के चलते हैं, और सब इनके लिए काम करते हैं और शिक्षकों का दमन करते हैं। मेरे कहने का मतलब कि जब शिक्षक संगठित होते, जनता उनके साथ संगठित होती, तो बच्चों को पढ़ाई हो पा रही होती, शिक्षक को वेतन मिल पा रहा होता। तो ट्रेड उनका है, उनकी ट्रेड की भी एक यूनियन होती है, अगर तो उस लड़ पाती हो। नहीं है तो योगी खुद ही हैं यहाँ, ये आदित्यनाथ खुद ही मुख्यमंत्री हैं, कभी स्वविवेक के आधार पर इनके लोगों ने उनके अधिकारों को देने की कोशिश नहीं की, उनको उनसे काम और शिक्षकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक की उपस्थिति तक नहीं सुनिश्चित करा पाए कॉलेजों में, और शिक्षक विहीन कॉलेज चल रहे हैं, और पूरा वो अपराधियों के, शिक्षा माफियाओं के जाल में पूरा देश, पूरा समाज तड़फड़ा रहा है। उसकी मेहनत की कमाई चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में लूटी जा रही है, और रिपोर्ट आ रही है कि लोग इसीलिए गरीब हो रहे हैं कि जो शिक्षा और चिकित्सा की लूट है, देश की अधिकांश जनता को गरीबी रेखा में तबाह होने में और गरीबी रेखा से नीचे लाने में
कुछ बड़ा तो रोल रहा है। ये जो है बड़ा रोल रहा है, और ये सब ट्रेड यूनियनों के न होने से, यूनियनों के कमजोर होने से हुआ। अगर यूनियनें कमजोर होती, इसको ये तोड़ने वाला बता रहे हैं, तो ये समाज मजबूत होता। और अगर इनकी वो दलाल यूनियन जो ट्रेड यूनियन ही है, वो अगर इतनी मजबूत ना होती तो ये राज न कर पा रहे होते, अरे मुख्यमंत्री ना। बाकी अभी बातें आप लोगों ने सुना, समझा, और समझने की जरूरत है। जो भी बातें हो रही हैं, चाहे किसी के भी द्वारा आप सुन रहे हो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि अपने आसपास की घटनाओं को देखिए और सही तरीके से उसका एनालिसिस करिए, उसको समझिए, जांचिए, परखिए, और जो भी बातें निकल के कहीं न कहीं से भी आ रही हैं, उनको पीछे से लेकर के अपने बाबा दादा के जमाने से बड़े बुजुर्ग जो लोग बैठे रहे हैं, जो आज भी हैं, उनके साथ बैठिए, उनसे पीछे की चीजों को समझिए, कैसे होता आ रहा है और आगे कैसा हो रहा है वर्तमान में, और भविष्य में क्या होने जा रहा है। ये सारी चीजों को जब कायदे से आप देखेंगे और अपने पर कसौटी पे कसेंगे तो सही चीजें जरूर निकल के आएंगी। और उसको देखते हुए समय पर सही सटीक फैसला लीजिए, किसी भी तरह की गुमराहियत में मत आइए। आप अपने विवेक से काम करिए और सही सटीक फैसला लीजिए। समय आने पर, समय रहते ही सही फैसला लीजिए, मैं यही कहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।